एक महीने बाद, जी हाँ, ठीक एक महीने बाद आज की ही तारीख होगी, लेकिन क्या ऐसी ही तस्वीर होगी? या फिर बदलाव की बयार होगी? कहां जश्न होगा, कौन मायूस होगा? बीजेपी की हैट्रिक होगी या इंडिया अलायंस के हाथ बाजी होगी? महीने भर के फासले के बाद पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले देश की फिजाएं सियासी जोर आजमाइश से गूंज रही हैं। जंग थर्ड फेज की है, जिस पर सियासत के तेवर बेहद तल्ख हैं और सेंटर में देश के मुसलमान वोटर हैं। वो मुसलमान जिनकी देश की आबादी में करीब 20% हिस्सेदारी है, वो मुसलमान जिनका लोकसभा की करीब 100 सीटों पर जबरदस्त असर है, और वो मुसलमान जिनके वोट हर पार्टी चाहती है। कांग्रेस की नजर मुसलमान मतों के मरकज पर है। अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ मुसलमानों के होते हैं। मुस्लिम मतों की एक मुश्त ठेकेदारी का दावा करने वाले सुपर एक्टिव हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजहब की मुनादी कर नए समीकरण फिट करने निकले हैं। मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है, इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। यूपी में अखिलेश यादव से लेकर बंगाल में ममता बनर्जी तक खुद को मुसलमानों का लीडर बताते हैं। अरे लोग, इसका नाम पे आपको काम है, दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो। लेकिन सवाल ये है कि देश का मुसलमान किसे अपना नेता मानता है, क्या सोचता है और क्या बोलता है? यूपी के मुसलमान मतदाताओं से खुद सुनिए। देखो भी फिलहाल तो मोदी जी काम कर रहे हैं, इस टाइम तो बड़े वही हैं, सारे काम करा रहे हैं, सबको सहूलत दे रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मकान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और क्या चाहिए। हम तो बड़ा नेता जो है राहुल गांधी को मानते हैं। क्यों मानते हो भाई? वो बढ़िया काम करेगा इंशाल्लाह। इस टाइम तो मुसलमान बड़ा नेता अपना अखिलेश यादव को मानता है। उसका मानना का बचपन से ही है, जब से सारी वोटिंग उन्हीं की होती है, मुसलमान एक तरफ ही है और सब अखिलेश को देते हैं। तो हमारा कोई नेता नहीं है, हमारी कोई पुरसाने हाल नहीं है, बहुत परेशानी है, रोटी रोजी नहीं है। राहुल गांधी नेता हमारे देश के, और आने वाले सरकार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी जी। हम राहुल गांधी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये गरीबों के मसीहा हैं, ये युवाओं का साथ देंगे। आबादी के लिहाज से देखें तो अनुमानों के मुताबिक यूपी में करीब 4 करोड़ मुस्लिम हैं। ये आंकड़ा कुल आबादी का करीब 20% है। यूपी की 80 में से करीब 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 30% के आसपास या इससे भी ज्यादा है। इन्हीं में प्रयागराज भी है। प्रयागराज का मुस्लिम वोटर अपना लीडर किसे मानता है, सुनिए। मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी को थोड़ा सा प्रमुखता देते हैं, लेकिन अब उनका भी जो है मुसलमानों के बीच ये विश्वास हो गया है कि जो ओवैसी साहब हैं वो सिर्फ दंगा फसाद कराने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से मोदी जी के ऊपर मुसलमानों का मोदी जी के ऊपर विश्वास जगा है, और अब की लोकसभा चुनाव में मुसलमान बढ़ चढ़ के मोदी जी को वोट भी देंगे। मुसलमानों का असली नेता तो कोई नहीं है। मुसलमान मोदी को सपोर्ट करता है। मोदी जी के आने से बहुत सा विकास हुआ है, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। आज हम लोग सुकून से खा रहे हैं, रह रहे हैं, नहीं तो चोरी चमारी डकैती यही सब होती थी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी आधी सीटों पर मुसलमान वोटरों का असर है। मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ 77 लाख है, जिसमें 6.57% मुस्लिम आबादी है, जो करीब 60 लाख है। इनमें करीब 50 लाख मतदाता हैं। बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली भोपाल की लोकसभा सीट पर भी बड़ी आबादी मुसलमानों की है। लेकिन भोपाल का मुसलमान क्या कहता है? मुसलमानों का नेता, मैं धार्मिक पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी ये है कि ठीक है, जो है सो है, सब अपने अपने मुद्दे लेकर खड़े हुए हैं, सब ने अपने अपनी बात रखी है, और यही है कि जो देश की तरक्की की बात करे और जो देश के लिए अच्छा हो वही सही है। मुसलमानों का असली नेता तो हमारे वो ही हैं, आरिफ मसूद साहब। भोपाल में? हाँ, भोपाल के ही। ये हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों का है। कोई एक ये नहीं कहे कि हमारा हिंदुस्तान, नहीं, हिंदुस्तान तो सारे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे इंसानों का है।
अपनी अपनी राय है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश में चुनाव के दौरान पहली बार मुस्लिम मतों को लेकर ऐसी सियासी जंग नहीं छिड़ी है। असल में इसकी शुरुआत करीब 2 हफ्ते पहले हुई थी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। राजस्थान में एक रैली में पीएम मोदी ने ये बात कही थी और यहीं से चुनाव में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई थी। ऐसे में ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम, भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को घुसपैठी कह रहा है। हर तकरीर में, पेपर में आज देखेंगे मोदी की गारंटी। मोदी की एक ही गारंटी है, दलित और मुसलमानों से नफरत करो। आप कब तक हिंदू भाइयों बहनों को मुसलमानों का डर दिखाएंगे? यकीनन हमारा मजहब अलग है, हमारी तहजीब भी किसी हद तक अलग हो सकती है, मगर हम तो इस मुल्क के बाइज्जत शहरी है ना। ओवैसी को हैदराबाद से दिल्ली की सत्ता को ललकारने का मौका मिल गया था। वैसे भी ओवैसी खानदान की सियासत मुसलमान वोटरों के सहारे ही हैदराबाद की चौहद्दी से बाहर कई राज्यों तक फैलती रही है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट के लिए कई बार विवादित बयानों से भी गुरेज नहीं करते। ताजा बयान सुन लीजिए। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। मुसलमानों को क्या गैस चेंबर में डाला जा रहा है? गैस चेंबर नहीं मैडम, गैस चेंबर आखिरी लिमिट था, आखिरी स्टेप था। क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे। पूरा उसका तरीका है, वो जो किया जा रहा है वो बिल्कुल हुआ है। ऐसे ही बयानों के जरिए हैदराबाद की चौहद्दी से निकलकर पिछले 1.5 दशक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने देश में मुस्लिम राजनीति को नया रूप दिया है। AIMIM समर्थक कहते हैं कि ओवैसी देश में मुसलमानों के नए लीडर के तौर पर उभरे हैं। लेकिन क्या वाकई मुसलमान ओवैसी को अपना लीडर मानते हैं? मुसलमानों का बड़ा नेता किसको मानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब को। क्यों मानते हैं? क्या बहुत अच्छे नेता है, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, मुसलमानों के हक की आवाज उठाते हैं और अपना आइडियल मानते हैं। हम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं ओवैसी साहब के लिए। ओवैसी को क्यों मानते हैं? ओवैसी हमारे हक में अच्छा बोलता है, दीन की बात में इस्लाम के हिसाब से वो काफी अच्छा बोलता है, रहनुमाई करता है और काफी अच्छी बातें करता है। दीन के एतबार से भी कुछ गलत नहीं बोलता। बड़ा नेता, सबसे बड़ा नेता जी हम तो मानते हैं ओवैसी को। क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं कि वो गरीब तबके के लिए कदम से कदम मिला के साथ में खड़े रहते हैं। MIM की तरफ से काफ़ी काम हो रहा है और ख़ास तौर पे जैसा कि अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बताएं तो जैसा स्कूल्स के बारे में 10 स्कूल के ऊपर हो गए और भी स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत और सेहत और हयात दे। पब्लिक का पैगाम क्लियर है, लेकिन हैदराबाद में भाईजान का भौकाल कैसा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी को बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी चुनौती नहीं दे सके, जिसकी वजह है पुराने हैदराबाद की 60% मुस्लिम आबादी। लेकिन अब हैदराबाद ही नहीं बल्कि देश का आम मुस्लिम मतदाता भी अपनी अहमियत जान चुका है। मुसलमानों का सच्चा लीडर कौन है, मुंबई के मुफ्ती मंजूर से सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुद अपना लीडर खुद है और उसे अपने वोट की अहमियत का अंदाजा है। मुसलमानों, आपने तवज्जो देनी है तालीम और तरबियत पर, आपको तवज्जो देनी है इल्म और हुनर पर, आपने तवज्जो देनी है खुद की तरक्की और हिंदुस्तान की तरक्की और फलाह और बहबूद पर। साफ है कि वो दौर बीत चुका है जब मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था। आज का मुसलमान अपने वोट को लेकर जागरूक है। हम यूपी की 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाली सीट संभल पहुंचे। मुसलमानों के सच्चे नेता को लेकर सवाल हुए तो दिलचस्प जवाब मिले, आप भी सुनिए। मैं नहीं कह सकता आज के भारत में कि ये मुसलमानों का हमदर्द है। मैं किसी से हमदर्दी की भीख भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि साहब आप हमें जीने दीजिए, बस
आप क्या हमारे साथ हमदर्दी करेंगे? हमारे साथ हमदर्दी करने वाला तो खुदा है। मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि भारत में आप शरिया लॉ लाइए, मुसलमान कह रहा है भाई संविधान की जड़ों को मजबूत कर दीजिए। आप जिस संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं, संविधान मिटेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो 70 साल से रोड पर हूँ, मेरा आदमी पंचर जोड़ रहा है, साइकिल चला रहा है। संविधान ख़त्म करोगे, मुझे आरक्षण थोड़ी मिल रहा है साहब, मुझे सरकारी नौकरियां थोड़ी मिल रही हैं। संविधान ख़त्म होगा तो जो 70% जिस तबके को बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ज़मीन से उठा करके मुख्य धारा में जोड़ा था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसका होगा। क्या लगता है आपको, क्या अखिलेश हैं इस तरह से रहनुमा हो सकते हैं? असदुद्दीन वैसे भी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन रहनुमाई जैसी बात कोई नज़र नहीं आती। शॉर्टकट में ये कहना चाहता हूँ, किसी भी कौम की रहनुमाई उसके धर्मगुरु से अच्छी कोई नहीं कर सकता। इस मामले में उलमाए किराम को आगे आना चाहिए, पॉलिटिक्स के मामले में। संभल मुरादाबाद मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए दशकों से यूपी की मुसलमान मतों की राजनीति करने वालों का ये गढ़ रहा है। लेकिन इस बार हालात और बात बदली सी नजर आई। अभी जिसको जो अच्छा लगता है अभी कर ही रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इस साल मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी वोट कर रहा है, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है। दे रहा है, अभी उसका अपना जाती मफाद हो सकता है, 5 किलो गल्ला हो सकता है। संभल में चुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल है? मुस्लिम मतदाता किस तरह जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, पोल पर बॉल लगाएंगे। अच्छा, और जीताएंगे। इसको लेकर कोई नहीं, मुसलमान तो सारे यहाँ पे सब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अच्छा जी। देश में 20% से ज्यादा मुस्लिम, सिख और ईसाई आबादी वाली 130 सीटें हैं। 2019 में इनमें सबसे ज्यादा 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से सिर्फ 3 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं। 2019 में 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने वाली बीजेपी ने केरल के मल्लपुरम से इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक महज 31 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। 2019 में 32 सीटों पर मुस्लिमों को मौका देने वाली कांग्रेस ने इस बार महज 21 सीटों पर मुस्लिम पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी ने भी सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने इस बार यूपी में 72 में से 20 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है, जबकि लेफ्ट के 6 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। मतलब साफ है कि मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश करती तो हर पार्टी है, लेकिन टिकट देने में कहीं न कहीं सभी दल उदासीन रहे हैं। वैसे मुसलमानों की लीडरशिप पर पटना के वोटर क्या कहते हैं, सुनिए। रहनुमा तो कोई नहीं, रहनुमा सबसे बढ़कर अल्लाह है मैडम। उसके बाद जो नेता वैसा हो कि सबको लेके चले। देखिए, मुस्लिम के लिए कांग्रेस ही जो भी किए अभी तक, जो भी 50 साल 55 साल 60 साल जो भी है वो सोचे हैं, और आगे भी वो सोच है। देश को अगर चला सकते हैं तो वो कांग्रेस ही चला सकती है, इसलिए राहुल गांधी ठीक है। लीडरशिप को लेकर मुसलमान मतदाताओं का पैगाम साफ है। जिस पार्टी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, मुसलमान उसी को वोट देंगे। लेकिन मुसलमानों की पहली पसंद कौन बनेगा, इन सवालों की गिरह 4 जून को ही खुलेगी।